उस्ताद, इसमें एक आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने अपनी बुनियादी बात को सपोर्ट करने के लिए दिया है, वो ये है कि वो शादी को एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तौर पर देख रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मर्द इस काबिल होता ही तब है कि वो बाहर जाकर कमाए, जब उसके घर की जिम्मेदारी उसकी बीवी एज होम मेकर और मर्द एज ब्रेड विनर के तौर पर ये रोल्स सर अंजाम दे रहे होते हैं। अगर खातून एज होम मेकर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम ना दे, तो मर्द कभी भी ब्रेड विनर के तौर पर नहीं आ सकता। इसलिए ये 50-50% की इकोनॉमिक पार्टनरशिप बन जाती है कि मैं घर संभालती हूँ और आप जो हैं वो जाके बाहर से पैसे कमा कर लेकर आए। तो आपका जो आर्गुमेंट है कि मर्द ही कमाता है और सारी जिम्मेदारी उसकी है, तो इसलिए फिर इस बेस पे उसको ये जायदाद का हक उसका ही होना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी एसेट्स वो बनाता है। लेकिन ये जो आर्गुमेंट है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये इनफ नहीं है 50-50 की पार्टनरशिप के लिए? मैं ये अर्ज कर रहा था कि मर्द सिर्फ कमा नहीं रहा, मैंने अर्ज किया है कि वो तमाम जिम्मेदारियां उठा रहा है। हमारे यहाँ भी इसको इसी तरह लिया गया है। कुरान मजीद ने जगह जगह ये बताया है कि औरत जो रिफाकत मुयस्सर करती है, उसके सिले में मर्द ये जिम्मेदारियां उठाता है। हमारे कानून में ये चीज कभी भी औरत के लिए नहीं मानी गई कि वो घर दर के मामलात को संभालने की जिम्मेदार है। ये तकसीम भी उर्फ की तकसीम हुई हुई है। बाज माशरों में है, बाज में नहीं है। जो असल कानून है या असल ज़ाब्ता है या असल उर्फ है, वो इतना ही है कि औरत मर्द को रिफाकत मैसर करती है और मर्द उसकी तमाम जिम्मेदारियां उठाता है। तो इसमें इस बुनियाद को पहले मुतय्यन करना होगा, यानी बात यहाँ से शुरू नहीं होगी, वहां से शुरू होगी जहां से ये मगरबी कौमों के यहाँ शुरू हुई है। वहां पहले ये तय किया गया है कि मर्द और औरत दोनों बराबर के शरीक हैं, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं कही गई कि औरत घर में अगर इत्मीनान से बैठी हुई है, तो उसका घर में बैठना ही गोया मर्द को वो चीज फराहम कर देता है जिससे वो आधे में शिरकत की हकदार बन गई है। यहाँ ये मामला मर्द के साथ किया ही नहीं गया, औरत के साथ भी किया गया है। यानी अगर औरत कमाएगी तो उसमें आधा मर्द शरीक होगा। यहाँ दोनों शरीक हैं। तो इस बुनियादी बात को पहले वाजे करें, इस उर्फ के बारे में पहले तय करें, उसके बाद वो चीज इंसाफ करार पाएगी। वरना तो किसी चीज के बारे में भी आप जो हुक्म चाहें लगा दें। उस्ताद, बहुत शुक्रिया, ये बात वाज़ेह होगी। मैं इसके साथ ये भी चाहूँगा कि अगर आप कुछ ये डिस्टिंक्शन भी हमें बता दें कि जो पाकिस्तानी मुआशरत है वो चूंकि काफ़ी हद तक इस्लामी मुआशरत से मुख्तलिफ है, तो इस सिनेरियो में आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तानी मुआशरत, इस्लामी मुआशरत और फिर जदीद दुनिया जिसकी तरफ हम बढ़ते हुए इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं? पाकिस्तानी माशरत अभी बहुत पीछे है। हमारे यहाँ अगर आप जायजा लेके देखें तो कितनी औरतें हैं जो जिम्मेदारी उठा सकती हैं। फिर अर्ज कर दूं, हमारे यहाँ देहात में औरत माशी जद्दोजहद में हाथ बटाती है। इसी तरह शहरों में भी औरतें बड़ी हद तक मामलात में ताउन कर रही हैं। लेकिन कितनी औरतें हैं जो बाकायदा कमाती हैं या कोई कारोबार कर सकती हैं या वो किसी दर्जे में बराबर की हिस्सेदार बन सकती हैं। इस तरह का अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो वो असल में सदियों के बाद पैदा होने वाले हालात की बुनियाद पर बनाया जाएगा और बिल्कुल अहमकाना होगा। हमें पहले जायजा लेना चाहिए कि हमारे मुआशरे की क्या सूरत हाल है। मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है कि औरतों के लिए जो चीज़ें तय की गई हैं, मिसाल के तौर पर ये कि महर होगा, मिसाल के तौर पर ये कि उनके नान नफ़्क़ा की ज़िम्मेदारी होगी और वो फ़राख़ी के साथ पूरी की जाएगी। मिसाल के तौर पर ये कि अगर अलहदगी होगी, तो मर्द पर उनको साज़ो सामान फ़राहम करने की पाबंदी होगी। मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसको मुतय्यन भी किया जा सकता है और मर्द की सूरत हाल के लिहाज से या उसकी मुआशी हालत के लिहाज से अदालतें उसको मुतय्यन भी कर सकती हैं। उस पर कोई कानूनी पाबंदी भी आयद की जा सकती है, यानी कानून भी आप बना सकते हैं कि इस तरीके से अगर किसी औरत को तलाक दी जाएगी
تو اس کے لیے مرد پر یہ مالی ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ یہ سب باتیں قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں، اس لیے ان میں کوئی چیز بھی باعث نزاع نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے۔ اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس میں بہت کچھ قانون سازی کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارا جو قانون اس سے پہلے رہا ہے، جس کو میں مسلم لا کہتا ہوں، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے بنا ہے۔ حالات میں جو تبدیلیاں یا تغیرات ہوئے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ضرور قانون سازی کرنی چاہیے۔ عورتوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے جو کچھ بھی معاشرہ کر سکے وہ لازمی کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہمارے معاشرے میں ہوئی ہیں، ان کو میراث میں حصہ نہیں دیا گیا۔ طلاق کے موقع پر بھی بعض اوقات ان کو بس اسی طرح روانہ کر دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس آگے کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں عورتیں شادی نہیں کر پاتی۔ مطلقہ عورت کی شادی، بیوہ عورت کی شادی، یہ کم و بیش ناممکنات میں سے ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ قانون سازی کی جائے، اور یہ چیز ہماری پارلیمنٹ میں، ہمارے قانون ساز اداروں میں زیر بحث آنی چاہیے۔ اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ جب کسی عورت کو بھیجا جا رہا ہے، ایک برسوں کا تعلق تھا، وہ کوئی معاشی جدوجہد نہیں کر رہی تھی، اس کے پاس اب بھی کوئی اسباب نہیں ہے، آگے فوراً شادی کرنے کے امکانات بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ اس کو قرآن مجید نے حقاً علی المتقین قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مذہب تو اسی پہلو سے کہے گا، لیکن اس حق کو پھر متعین بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ بات کہ وہ جو کچھ مرد کمائے گا اس کے آدھے میں شریک ہو جائے گی، یہ اسی صورت میں موزوں ہوگا جب پھر یہ مانا جائے کہ ہم نے بنیادی طور پر عرف تبدیل کر دیا ہے۔ اب ذمہ داری صرف مرد پر نہیں ہے، عورتیں بھی برابر کی شریک ہیں۔ وہ از راہ عنایت عورت کو یہ نہ کہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ تقاضا کر سکتا ہے۔ تو پہلے اس بنیاد کو تبدیل کر لیجئے۔ اگر وہ بنیاد تبدیل نہیں ہوئی تو پھر جو بات ہمارے ہاں رائج ہے وہی انصاف کے مطابق ہے۔ اس میں جو بے انصافی کے پہلو ہیں وہ میں نے عرض کر دیے ہیں، اور اگر اس میں ہمارے ہاں کوئی قانون سازی ہوتی ہے یا عدالتیں کوئی فیصلہ دیتی ہیں تو سر آنکھوں پر، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔